हेलो स्टूडेंट्स, निश्चय आईएएस के करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आईएमएफ ने जो रिपोर्ट जारी की है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। इस आउटलुक के हिसाब से भारत की जो आर्थिक रैंकिंग है उसमें गिरावट देखी गई है। तो उस गिरावट में हम क्यों हुई है ये भी देखेंगे, और जो है कितनी गिरावट हुई है, अब पहले क्या रैंकिंग थी भारत की, इन सारी चीज़ों पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कि वो कौन से मानक है जिस आधार पर किसी भी देश की आर्थिक रैंकिंग वर्ल्ड आधार पर तय होती है। आईएमएफ किन चीज़ों को वो देखता है, किन चीज़ों को आधार मानकर यह तय करता है कि किस देश की आर्थिक रैंकिंग कितनी होगी जीडीपी के आधार पर। और उसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे तत्व होते हैं, उनको भी शामिल किया जाता है। तो इन सारे चीज़ों को हम इसमें शामिल करेंगे। कृपया करके शुरू से अंत तक आप बने रहिए। सबसे पहले इससे हम रिलेटेड जो न्यूज़ है उसको हम लोग देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आईएमएफ ने जो है एक वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2026 में एक बताया है कि भारत की जो रैंकिंग है पिछले समय से घटकर अभी जो है 6वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई, यानी 6th। यानी कहने का मतलब यह है कि भारत अब चौथी अर्थव्यवस्था नहीं रही। बीच में यह हुआ था कि भारत जो है 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ वर्ल्ड हो गया है, अब घटकर उसका स्थान 6वीं हो गया है। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या वास्तव में यह ऐसा हुआ है या केवल यह आंकड़ों का ही खेल है। तो इन सारी चीज़ों पे हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत की एक्चुअली में स्थिति क्या है। आईएमएफ के अनुमान के अनुसार 2026 में भारत की जीडीपी लगभग 4.15 ट्रिलियन डॉलर रहने का अनुमान है। तुलनात्मक रूप से जब हम देखते हैं तो यूनाइटेड किंगडम की जीडीपी लगभग 4.27 ट्रिलियन डॉलर है अभी, और जापान की लगभग 4.38 ट्रिलियन डॉलर अनुमानित है। इस कारण जो है भारत अब 6वीं अर्थव्यवस्था बन गया है। ठीक है, यह स्थिति पहले के उस सकारात्मक दौर के विपरीत है जब 2022 में भारत यूके को पीछे छोड़कर 5वां स्थान हासिल किया था। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि फर्स्ट पे जो, तो जैसा हम जानते हैं कि यूएसए है, इस रिपोर्ट के अनुसार भी यूएसए है। सेकंड पे जो है चाइना है, जो है चाइना। थर्ड पे जो है जर्मनी है, और फोर्थ पे जो है आपको जापान है, और फिफ्थ पे जो है अब जो है यूके हो गया है, और इस तरह से 6th पर हमारा इंडिया आ जाता है। तो ये वैश्विक स्थिति है। हम आगे देखेंगे कि इन लोगों के देशों का आंकड़ा क्या है और किस आधार पे जो है ये पहली, दूसरी या तीसरी, चौथी या 5वीं या 6ठी है। तो इन सारे आधारों को भी देखेंगे। लेकिन यहाँ जो आपको डाटा जो दिख रहा है, इन डाटा के अनुसार आप देख सकते हैं कि ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यूनाइटेड किंगडम के जो डॉलर बताया गया है ट्रिलियन डॉलर 4.27, और भारत का 4.15 है। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये डिफरेंस है, क्यों डिफरेंस है, इन सारी चीजों पर भी हम चर्चा करेंगे। देखते हैं। देखिए, सबसे पहले कि आर्थिक रैंकिंग किसी देश की कैसे तय होती है। जब वैश्विक आधार पे आईएमएफ किसी देश का आर्थिक रैंकिंग तय करता है तो किन आधारों को देखता है। सवाल यही उठता है, आपके मन में भी यही सवाल उठता होगा। तो वैश्विक आर्थिक रैंकिंग का निर्धारण नाम मात्र यानी नॉमिनल जीडीपी के आधार पर होता है, और जिसे अमेरिकी डॉलर में व्यक्त किया जाता है। नॉमिनल जीडीपी, वास्तविक जीडीपी नहीं, ये नॉमिनल जीडीपी के आधार पर, नाम मात्र की जीडीपी पर आधार होता है। आईएमएफ इसे 2 प्रमुख कारकों के आधार पर गणना करता है। स्थानीय मुद्रा में जीडीपी, मतलब स्थानीय मुद्रा में जिस देश की करेंसी है उस देश की उसी के करेंसी में नापा जाता है कि कितना उसके जीडीपी का आकार है। उसी तरह अमेरिकी डॉलर के मुकाबले फिर एक्सचेंज रेट को देखा जाता है। फिर जो है इस पद्धति का अर्थ है कि यदि किसी देश की अर्थव्यवस्था घरेलू स्तर पर बढ़ भी रही हो लेकिन उसकी मुद्रा कमजोर हो जाए तो उसकी वैश्विक रैंकिंग गिर सकती है। यही एग्जैक्ट स्थिति भारत के साथ हुआ है कि भारत की एक तरफ वृद्धि दर तो बढ़िया बना है, सबसे ज्यादा ग्रोथ करने वाले बड़े देशों में अधिक, अब इस रिपोर्ट में भी बताया गया है। आगे हम देखेंगे कि आईएमएफ ने बताया है कि यद्यपि भारत तीव्र गति से बढ़ रहा है लेकिन 6वीं अर्थव्यवस्था हो गया है। तो जब हम एक्सचेंज रेट करते हैं तो चूंकि हमारा जो है अभी रुपए का अवमूल्यन हो रहा है, रुपया डॉलर के मुकाबले काफी कमजोर हो रहा है, स्पीड होने के बाद भी जो है हमारी अर्थव्यवस्था इस वजह से 6वीं हो गई है, क्योंकि हमारी जो है करेंसी जो है वर्ल्ड स्तर पर जो डॉलर के मुकाबले कमजोर हो रहा है। ठीक है, यही मुख्य कारण उभर कर सामने आ रहा है। और हम अगर अब देखें वैश्विक आर्थिक परिप्रेक्ष्य देखें, वैश्विक अर्थव्यवस्था में शीर्ष 2 देशों अन्य देशों के बीच बड़ा अंतर है, जैसा कि डाटा से भी आप देख सकते हैं। अमेरिका का जो अर्थव्यवस्था का आकार है 32 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ पहले स्थान पर है अभी भी। उसी तरह 20 ट्रिलियन डॉलर के साथ चाइना। तो इस अंतर को भी आप देख सकते हैं कि कितना अंतर है, 32 ट्रिलियन डॉलर और 20 ट्रिलियन डॉलर, मतलब 12 ट्रिलियन डॉलर का अभी भी अंतर है पहले और दूसरे अर्थव्यवस्था के बीच।
उसी प्रकार जो है भारत, जापान, जर्मनी और यूके जैसे देश लगभग $4 ट्रिलियन के स्तर पर एक दूसरे के करीब हैं। बाकी जो देश हैं थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इन देशों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन पहले और दूसरे में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इसी कारण छोटे बदलाव भी रैंकिंग को प्रभावित करते हैं। अब इन देशों में चूंकि बहुत ज्यादा अंतर नहीं है तो छोटे भी बदलाव होते हैं। मान लीजिए रुपया का अवमूल्यन के कारण ही बदलाव हुआ, तो उस डाटा के आधार पर भी भारत का जो है आकार घट के 6वीं हो गई। अब देखते हैं कि भारत के लिए भविष्य में क्या संभावनाएं इस रिपोर्ट में दर्ज किए गए हैं। इस रिपोर्ट में आईएमएफ ने क्या कहा है कि भारत की जो फ्यूचरिस्टिक पॉसिबिलिटीज क्या है इंडियन इकोनॉमी की। देखिए, वर्तमान गिरावट के बावजूद जो है भारत की दीर्घकालिक विकास संभावनाएं मजबूत बनी हुई हैं। आईएमएफ के अनुसार 2027 तक भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है, ठीक है। वहीं 2031 तक जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरे स्थान पर पहुंच सकता है। तो अब ज्यादा समय नहीं हमको थर्ड बनने में। ये हालांकि अभी रुपए का अवमूल्यन मेन कारण है, जिस वजह से डाटा में थोड़ा हेरफेर हो गया, या डाटा जो आंकड़ों के खेल के अनुसार हम 6वीं अर्थव्यवस्था हो गए। लेकिन जिस तरीके से भारत बड़ी अर्थव्यवस्था में जो स्पीड या ग्रोथ रेट बनाए हुए हैं, उस ग्रोथ रेट के आधार पर कहा जा सकता है, या आईएमएफ भी कह रहा है कि 2027 तक जो है हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे। साथ ही 2031 तक जर्मनी को हम पीछे छोड़कर तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकते हैं। यह दर्शाता है कि मौजूदा गिरावट अस्थायी है और मुख्य रूप से अल्पकालिक कारकों से प्रेरित है। जो अभी जो आया है ये अस्थायी है और अल्पकालिक कारणों से प्रेरित है। जैसे रुपए का मूल्यन है, अल्पकालिक है। फिर जो है ये डिमांड और सप्लाई का पूरा खेल है, उसमें जो है अभी कुछ उसके लिए मुख्य कारण इंटरनेशनली भी है कि तेल का मूल्य बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और इंटरनेशनल अभी देख रहे हैं कि बहुत सारे मिडिल ईस्ट में डिस्टर्बेंस था, तो उसके कारण भी कहीं ना कहीं रुपए के अवमूल्यन में भी एक कारक बन के उभरा है। तो ये तत्कालिक कारक है जिस वजह से हम जो है हमारी अर्थव्यवस्था का जो आकार है कुछ गिरावट हुई है। और अगर हमने देखा कि पिछले डाटा में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है हमारे और ब्रिटेन में, तो हो सकता है आने वाले कुछ समय में हम फिर से 5वीं हो जाए, फिर से चौथी हो जाए। तो ये तो चलता रहेगा। लेकिन कुल मिला जुला के कहने का मतलब यह है कि भारत के गिरावट के बावजूद भी आईएमएफ ने भारत में बहुत ज़्यादा इसके फ्यूचरिस्टिक पॉसिबिलिटीज को लेकर एक आशाजनक तस्वीर प्रस्तुत की है। अब देखिए, इससे रिलेटेड हम लोग निष्कर्ष देख लेते हैं। वैश्विक आर्थिक रैंकिंग में भारत 6वें स्थान पर आना अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक कमजोरी नहीं है, बल्कि नाम मात्र जीडीपी आधारित तुलना की सीमाओं को दर्शाता है। यह घटना बताती है कि विनिमय दर और सांख्यिकीय संशोधन वैश्विक आर्थिक आकलन को कैसे प्रभावित करते हैं। दीर्घकाल में भारत की निरंतर वृद्धि, जनसांख्यिकीय लाभ और संरचनात्मक सुधार उसे वैश्विक अर्थव्यवस्था में और मजबूत स्थिति दिला सकते हैं। जिस तरीके से कहने का मतलब ये हुआ कि जिस तरीके से भारत निरंतर अपनी आर्थिक वृद्धि बनाए हुए है, या फिर जनसांख्यिकीय लाभ है और संरचनात्मक स्ट्रक्चरल सुधार जो कर रहा है, इससे आने वाले समय में भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण एक मील का पत्थर साबित कर सकता है भारत। और जैसा कि आईएमएफ ने भी यह संभावना जताई है कि 2031 तक हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकते हैं। तो इसी पॉसिबिलिटीज के आधार पर हम यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए थे। और चूंकि भारत के अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा ये परिवर्तन हुआ है कि हम 5वीं से 6ठी हो गए हैं, तो ये आंकड़ा दरअसल अल्पकालिक है। हो सकता है आने वाले समय में फिर से इसके रैंकिंग में बदलाव हो, लेकिन हाँ ये जरूर है कि इसके ये क्यों हुआ, इस चीज़ को, इस परिप्रेक्ष्य को समझना जरूरी होता है। तो आशा है आपको हम समझाने में सफल हुए होंगे। कृपा करके क्लास को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। अगर कोई सुझाव आपको लगता है तो जरूर दे सुझाव। आपके सुझाव का हमको इंतजार रहता है, और साथ ही साथ जो है कमेंट करना भी ना भूले। तो आज के क्लास में इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी तरीके के कोई इंटरेस्टिंग और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।